जय हिंद स्टूडेंट्स। सीयूईटी के यूनिट 5 के चैप्टर की तरफ हम आगे डिस्कशन को बढ़ाते आ जाएं। आज के टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल एनालिसिस, मीनिंग, सिग्निफिकेंस, पर्पस एंड लिमिटेशंस। एंड सेकंड टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। ये दो आसान से टॉपिक हैं क्योंकि सीयूईटी में इनसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कुछ एक एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर सीयूईटी में इन क्वेश्चंस के टॉपिक्स क्या आते हैं। तो सबसे पहले बात समझना होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका क्या मीनिंग है, क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है वो बेसिकली क्या करता है, हेल्प्स बिजनेस ओनर्स एंड अदर्स इंटरेस्टेड पीपुल। वो क्या काम क्या है, एनालिसिस का काम क्या है, हेल्प बिजनेस ओनर्स एंड अदर इंटरेस्टेड पीपुल, जिसको इंटरेस्टेड पीपुल को हम स्टेक होल्डर्स भी कर सकते हैं, टू एनालाइज द डेटा इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू प्रोवाइड देम विद द बेटर इन्फॉर्मेशन। कि जो इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिए गए हैं पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट में, उनको समझने की ज़रूरत होती है। हर आदमी को बैलेंस शीट में समझ नहीं आता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने का मतलब है जो स्टेटमेंट है समराइज्ड वे उसको कैसे हम समझ पाएँ और उसको कैसे समझने की कोशिश करें, उसी को हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बात करते हैं। उसके बाद कहता क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का जो पर्पस और ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि एनालिसिस करने का काम है कि टूल्स और टेक्निक्स का यूज़ कर एनालिसिस कैसे करेंगे। तो हम किसी न किसी टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे और उस टूल्स और टेक्निक्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को पर्पस है। जैसे मान के चलो आपको ही पता है कि एक शार्प सीजर से भी किसी चीज़ को हम कट कर सकते हैं, उसी जगह पे हम ये पता है कि नाइफ से भी किसी चीज़ को कट कर सकते हैं, और हमें ये भी पता है कि एक सॉर्ड से भी किसी चीज़ को कट कर सकते हैं। बट सही टूल का सही जगहों पे इस्तेमाल करना ही बेहतर होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हम ये भी समझते हैं कि किस टूल को इस्तेमाल करना है, विच टूल इज बेनिफिशियल फॉर होम एंड विच इज सपोज टू बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट यू वांट टू डू टेक फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सही टूल्स एंड टेक्निक्स का भी इस्तेमाल करना होगा, इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बेसिकली हम उसके टूल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, कौन कौन से टूल को स्टेट करेंगे हम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का पर्पस क्या है, ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन, फ्यूचर के प्रेडिक्शंस को जज करने के लिए हम देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 2 साल के डेटा को देखा कि हमारा सेल्स 20% से इंक्रीज कर रहा है पिछले 5 सालों से, एक ट्रेंड समझ में आया, तो हमें पता चल सकता है कि अगले साल भी हमारा सेल्स इंक्रीज करेगा। अगर हम देख रहे हैं कि सेल्स के कंपेरिजन में हमारा क्रेडिट सेल्स हमेशा बढ़ा जा रहा है, कैश सेल्स कम हो रहा था, हमें ट्रेंड हो रहा है कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम उधार नहीं बेचें वरना बैड डेट्स का रिस्क हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सी चीज़ों को ध्यान देना होता है जिस चीज़ से पता चलता है। टू हैव ए मीन्स ऑफ कंपैरेटिव एनालिसिस, आज हम देखेंगे कंपैरेटिव 2 जगहों पे कंपैरेटिव करने का। कंपैरेटिव एनालिसिस कैसे होता है, इंट्रा कंपनी होता है, इंटर कंपनी होता है। विद इन द कंपनी इटसेल्फ 2 सालों के बीच में अगर डेटा को हम कंपेयर करते हैं कि पिछले साल हम यहाँ थे और अब हम यहाँ पे हैं, तो ये कहलाता है आपको इंट्रा कंपनी। हम अपनी कंपनी में ही एनालिसिस कंपेयर करें कि अगर पिछले साल सेल इस साल के सेल से 10% कम था, मतलब इस साल सेल में 10% का इंक्रीज हुआ है, तो वेजेस में कितने का इंक्रीज हुआ है, सैलरी में क्या इंक्रीज हुआ है। इस तरीके से हमें आपको जानना होगा कि इंक्रीज और डिक्रीज के बेसिस पे भी कि किस जगहों पे किस बेसिस पे काम कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। और इस तरीके से टूल्स के बेसिस पे 2 तरीके के हुए कंपैरेटिव, एक इंटर कंपनी हो गया, एक इंट्रा कंपनी। इंटर कंपनी 2 कंपनी के बीच में, मैं एयरटेल हूँ, मैं देखूंगा जियो से मेरा कंपेरिजन कहाँ है, जियो किस चीज़ में बेटर हो रहा है मुझसे, उसकी सैलरी का रेशियो क्या है। इस तरह से 2 कंपनी के बीच में हुआ तो वो इंट्रा कंपनी। एक कंपनी अपने अंदर तो 2 ईयर्स के डेटा को तो हो जाता है इंट्रा कंपनी। और कभी कभी होता है इंडस्ट्रियल एवरेज भी देखते हैं कि मान लो इंडस्ट्री का एवरेज है 10% का रिटर्न और मेरा रिटर्न है फर्म का 10% का, तो मैं बराबर इंडस्ट्री एवरेज से चल रहा हूँ। अगर इंडस्ट्री का एवरेज है 10%, मेरा एवरेज प्रॉफिट का है 5%, तो मैं क्यों इंडस्ट्री के एवरेज से कम प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ। ये सब डिस्कशन से फाइनेंशियल एनालिसिस से पता चलता है, वरना हर आदमी को लगता है, फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू दैट ए फर्म गेट्स 5 करोड़ रुपीज ए प्रॉफिट, यू विल थिंक दैट या इट्स गुड प्रॉफिट। बट अगर उसका सेल 5,000 करोड़ है और उसके बाद प्रॉफिट का परसेंटेज 5% है, दूसरी कंपनी कम सेल करके प्रॉफिट का परसेंटेज ज़्यादा हो रहा, तो इस कंपनी को पता चलेगा कि वो फ्यूचर्स में एक्सपैंड कर सकती है और किस किस फील्ड में जा सकती है। तो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख लेने से समझ नहीं आता, उसको एनालिसिस, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या, इट इज़ ए रिपोर्ट कार्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उस रिपोर्ट कार्ड को एनालिसिस करने के लिए ज़रूरी होती है कि हम उस सही टूल्स को देखें, और इसीलिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की
तरफ बढ़ते हैं। क्या करता है ये करता है पास्ट परफॉर्मेंस को जज करता है, प्रेजेंट कंडीशंस को बताता है, फ्यूचर के प्रेफरेंसेस को बताता है कि किस किस तरह से काम करेगा, और ये सॉल्वेंट रहेगी कंपनी कि इनसॉल्वेंट हो जाएगी कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में आपके पास, आपने कल ही हमने देखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में इनकम स्टेटमेंट होगा, बैलेंस शीट होगा, रिटेन्ड अर्निंग्स होगा, चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, वर्किंग कैपिटल, कैश फ्लो। हमें जो पढ़ना होता है ये दो ही है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उनके पोजीशन में, उस चीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में ये भी जान लो कि ये इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन खुद का करता है, और ये भी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन दूसरा ऑर्गेनाइजेशन से खुद का कंपेयर करेगा, लेकिन वो इसके क्यों करता है, उसको अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी बनानी होगी, अपना एनुअल रिपोर्ट्स बनाना होगा, फ्यूचर के ग्रोथ को जानना होगा, अपॉर्चुनिटीज़ को जानना होगा, स्वॉट एनालिसिस करना होगा। ये सब को करने के लिए उसके पास उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद उसको एनालिसिस करना होगा कि कहाँ पे उसने एरर किया है और कहाँ पे सही किया है। इफेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या क्या चेक कर चाहता है आपसे, अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री इन विच द ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स, इंडस्ट्री फैक्टर। आप एनालिसिस करने बैठे हो तो आपको पता होना चाहिए आप किस इंडस्ट्री में हो। आप अगर मान के चलो आप टेलीकॉम इंडस्ट्री का कंपेरिजन एजुकेशन इंडस्ट्री से करोगे तो गलत है, आप अगर एजुकेशन इंडस्ट्री का कंपेरिजन हेल्थ केयर से करोगे तो नहीं पॉसिबल। तो आपको इंडस्ट्री के बारे में अंडरस्टैंड करना होगा। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के टाइम पे आपको नंबर्स के बारे में ध्यान देना होगा, आपको फिगर्स को, सेंटिमेंट्स को समझना होगा कि फिगर चेंज हो रहा है तो परसेंटेज में किस तरीके का चेंज हो रहा है। नंबर्स के चेंज से अच्छा हम उसके परसेंटेज के ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं। ये सब बेसिक नीड हो जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की। और तब हमें ये जानना होगा कि हमने अभी तक क्या देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक पेपर का टुकड़ा है। बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट बनाया गया, वो साल 1 ईयर का समराइज डेटा है जो हमने पास्ट में काम किया, उसको एनालिसिस करना होगा। जैसे मान के चलो एक तरीके का ये बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड है। आप जब 11th में पढ़े होगे, 11th के एग्जाम के बाद आपको रिपोर्ट कार्ड दिया जाता था, उसमें आपको क्या होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या आया, सेकेंड एग्जाम में कितना आया, फाइनल में क्या है, किस सब्जेक्ट में आपका ग्रोथ है, किस सब्जेक्ट में आप डिक्रीज कर रहे हो एजुकेशन वाइज, वो रिपोर्ट कार्ड का एनालिसिस करना होता है बच्चों को, ताकि वो अपने फ्यूचर के बारे में, 12th के बारे में अपने प्लान को सेट कर सके। अब जो बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है उसके बायोलॉजी में हर साल डिग्रेड हो रहे हैं और वो सोचे हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो टाइम वेस्ट कर रहा है। तो आपको समझना होगा, कॉमर्स का बच्चा अगर अकाउंटेंसी में पहले एग्जाम में 11th में वो उसको से लेकर 12th तक में उसको कभी 40 से ज़्यादा मार्क्स नहीं आए और वो सोचे चार्टर्ड अकाउंटेंट करने के लिए, तो उसको मेहनत करना होगा। अगर वो मेहनत नहीं कर पा रहा है या 100% देने के बाद भी 40 आ रहा है, तो फिर उसके लिए दूसरे ऑप्शंस खुले हुए हैं। तो ये समझना होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट या रिपोर्ट कार्ड का एनालिसिस एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फ्यूचर के डिसीजन मेकिंग के लिए। अब कौन सा स्टेटमेंट के लिए हम कौन सा टूल्स लगाएंगे, वो टूल्स हम डिस्कस करते हैं हमारे सिलेबस में। डिस्कस करने के लिए कॉमन साइज है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स है, रेशियो एनालिसिस है और कैश फ्लो है। ये 4 टूल्स को हम देखते हैं। बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट को टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहा जाता है और कैश फ्लो को पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करेंगे। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहते हैं और वर्टिकल एनालिसिस भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब होगा इस तरीके से, वर्टिकल का मतलब होगा डेटा इस तरह से चलेगा। कंपैरेटिव और कॉमन से हॉरिजॉन्टल एनालिसिस देखो कहता है ट्रेंड परसेंटेज, लाइन बाय लाइन आइटम एनालिसिस को करेंगे। फॉर एग्जांपल लाइन आइटम कुड बुक इंक्रीज इन द सेल टर्नओवर ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो हम 2 साल का डेटा लेंगे, कंपेयर करेंगे। ये हुआ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। इस साल का डेटा को इस साल से ही कंपेयर कर, मतलब सेल्स को सेल से ही कंपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होगा। वर्टिकल एनालिसिस हो जाएगा जब हम सेल्स से कैलकुलेट करेंगे, वेजेस के बारे में सेल्स से हम डिस्कस करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे रेंट के बारे में, तो ये वर्टिकल एनालिसिस कहलाता है। ये दोनों आते हैं वर्टिकल एनालिसिस को, जिसको हम कॉमन साइज एनालिसिस या कंपोनेंट परसेंटेज कहते हैं। इसमें हमारा डेटा एक को बेस लेंगे, उस बेस से हम देखेंगे कि पिछले साल अगर सेल 10 लाख था और वेजेस 5 लाख था, तो मतलब 50% था। इस बार सेल्स 20 लाख हुआ, मतलब सेल्स डबल से इंक्रीज हुआ, तो वेजेस में कितने का इंक्रीज हुआ है। इस तरह के स्टेटमेंट को हम कहते हैं कॉमन साइज एनालिसिस के नाम से जानते हैं।
आगे लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ लो, इससे सवाल पूछता है वी मस्ट बी केयरफुल। कहता क्या स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डज नॉट नेसेसरी मीन्स दैट द लिमिटेशन स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फ्यूचर। आप अगर एनालिसिस बहुत अच्छा कर ले रहे, आपने रिजल्ट आया अपना, आप जैसे बचपन में हम क्या करते हैं रूटीन्स बनाते हैं कि हम कल से इतना टाइम पढ़ेंगे, ये इस टाइम से पढ़ना शुरू करेंगे, इस टाइम से पढ़ना, तो ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ने ही लगोगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का लिमिटेशन ये है कि जब तक आप एनालिसिस करके उस पर वर्क नहीं करोगे, सिर्फ एनालिसिस से काम करने से कुछ नहीं हो जाता है। इसीलिए कहता क्या है, फाइनेंशियल एनालिसिस माइट लुक गुड बट देयर मे बी अदर फैक्टर दैट कैन काउज एन ऑर्गेनाइजेशन टू कोलैप्स। कहता क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लग रहा है आपका सेल बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर दे दिया बिजनेस को बंद करने के लिए, तो बंद कर देना होगा। या बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि आपके जो इन्वेस्टर से आपसे आपका फाइनेंशियल अच्छा था, आपने डेप्ट ज़्यादा ले रखा था, इक्विटी कम था, आपका टर्नओवर रेशियो अच्छा, आपका प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा, लेकिन आपने के शेयर के जो लोन गिवर थे उन्हें पैसा वापस मांगना शुरू किया, ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल पोजीशंस तो अच्छे थे, लेकिन बिजनेस को उस टाइम पे बंद हो जाना पड़ेगा। इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियल पोजीशंस अगर अच्छे हों तो बिजनेस अच्छा होगा। ये एक एनालिसिस का टूल है। एनालिसिस के टूल होने का मतलब ये है कि हम इसको देख पाते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस किसी काम का नहीं, ये काम का है, लेकिन हम 100% ये मान के चले कि ये रिपोर्ट कार्ड से बच्चा, मान लो किसी बच्चे का रिपोर्ट कार्ड जो 10th में बहुत अच्छा हो, 90% लाया हो, वो IAS बन ही जाए, ये कंपल्शन नहीं है। तो ये बता सकता है कि उसका फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन वो उस चीज़ को सस्टेन करेगा तब तक। इसका एक पहला टूल है जिसको हम कहते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट, जो आपने बहुत आसान से चैप्टर के रूप में क्लास 12th में पढ़ा होगा। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम देखते हैं इस चीज़ों को, देखो कंपैरेटिव स्टेटमेंट कहते किसे हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट का मतलब कंपैरेटिव स्टेटमेंट इज द डॉक्यूमेंट यूज्ड टू कंपेयर पार्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ प्रायर पीरियड्स स्टेटमेंट। किस चीज़ के बारे में करता है, प्रायर पीरियड, पिछले साल के डेटा से इस साल के डेटा को हम कंपेयर करेंगे, इसलिए नाम ही इसका कंपैरेटिव है। प्रीवियस फाइनेंस आर प्रेजेंटेड अलॉन्ग विद द लेटेस्ट फिगर, आज के डेटा से और प्रीवियस के डेटा को, मान लो हमें देखना होगा कि जब हम पिछले साल से कर सकते, यहाँ पे ये कंपल्शन नहीं कि हम पिछले साल से, हम 4 साल पहले से अपना कंपेयर करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो कहता क्या है, प्रीवियस का कोई फिगर हो, मतलब एटलीस्ट 2 फिगर मस्ट बी देयर टू फॉर द पर्पस ऑफ कंपेरिजन। अकेले में हर आदमी तो बॉस है, इसलिए डेटा को कंपेयर करने के लिए कम से कम 2 डेटा चाहिए होगा, एक प्रीवियस ईयर का, एक लेटेस्ट ईयर का। तो इन दोनों के बीच में कंपेयर करते हैं, कैसे बनाते हैं, साइड बाय साइड कॉलम, इनेबलिंग इन्वेस्टर टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स, ताकि जो इन्वेस्टर्स हो या फ्यूचरिस्टिक जो लोग टूल्स को देख रहे हैं वो समझ पाएं कि इसका पर्पस क्या है। जब इसको आप देखोगे आगे तो समझ में आएगा। देखो क्या कहता है, इसमें किस किस चीज़ का इंपैक्ट लेते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कंपैरेटिव स्टेटमेंट में। एब्सोल्यूट फिगर्स है, चेंजेस इन द इंक्रीज, चेंजेस इन द इंक्रीज और डिक्रीज इन द एब्सोल्यूट फिगर, और उसका एब्सोल्यूट डेटा चेंजेस है, जो डेटा चेंज हो रहा है हमें उस पर इंपैक्ट लेना होगा। जैसे 100 रुपया था, 1000 रुपीज़ था, अगर आपके पास सेल इस साल 1500 हुआ, एब्सोल्यूट चेंजेस कितने का हो, 500 का। तो हम एब्सोल्यूट डेटा चेंज को देखेंगे, क्या इंक्रीज हुआ है कि क्या डिक्रीज हुआ है, उसके बाद उसको देखेंगे और परसेंटेज निकालेंगे हम। इस तरह से कंपैरेटिव स्टेटमेंट को हम कितने भाग में बांटेंगे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट को हम 2 भाग में बांटते हैं। पहला क्या है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट है, और दूसरा आपका क्या है, दूसरा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, जिसको आप प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं। तो 2 तरीके से हम बनाएंगे, कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ PL। मैं इसके फॉर्मेट्स को आपके NCERT के बुक से ही दिखा रहा हूँ। कंपैरेटिव बैलेंस शीट में क्या करते हैं, इट शोज द बैलेंस ऑफ अकाउंट्स, डिफरेंट डेटा एंड ऑल्सो शोज द एक्सटेंडेड और इंक्रीज और डिक्रीज बिटवीन द डेट्स। 2 डेट के बीच में हमारा, जैसे मान के चलो एसेट्स था मेरे पास, एसेट्स था पिछले साल 50,000 का, इस साल एसेट्स मेरे पास हो गया 1 लाख। तो एब्सोल्यूट चेंजेस कितने का हो गया, एब्सोल्यूट चेंजेस 50,000 का, इसका मतलब कितना चेंजेस हुआ, 50% का चेंजेस हुआ। तो इस एक, अगर मान लो किसी आदमी के पास ये दोनों इन्फॉर्मेशन है तो वो समझ नहीं पा रहा कि क्या फ़र्क पड़ रहा है बिजनेस में, लेकिन जैसे ही आप इस फिगर को दिखाओगे वो समझ लेगा इसमें एसेट्स का 50,000 इंक्रीज हुआ, मतलब एसेट्स के चेंज में 50% का एसेट्स इंक्रीज किया है, कभी डिक्रीज भी कर सकता है। तो ये कहता है क्या है, 2 डेट्स के बारे में, इनेबल्स यूजर टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर।
अब हमने देखा 2 साल में एसेट्स बढ़ रहा है, तो नेक्स्ट ईयर अगर एसेट्स किसी कोई कंपनी फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट कर रही है, इसका क्या मतलब है, उस कंपनी का फ्यूचर बड़ा है, वो कंपनी अपने फ्यूचर को अच्छा देख रही है, ताकि तभी तो वो फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट कर रही है। अगर उसको रहता है कि हमारा फिक्स एसेट्स नहीं होगा, हम काम नहीं कर पाएंगे, तो फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं करती वो कंपनी। तो इस तरीके से हम ये समझ पाते हैं कि कहाँ से फर्म को देखते हैं। आगे का था व्हेन द डेटा ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द डेफिनिट नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव ईयर्स आर पुट इनटू एडजस्टेड कॉलम, दे आर कॉल्ड कंपैरेटिव। इस तरह से जब हम डेटा को 2 कॉलम्स में इस तरह से फिक्स करते हैं कि हम उनको कंपेयर कर सकें, तो वो जो स्टेटमेंट बनता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। चाहे वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का हो, चाहे वो आपका क्या हो, चाहे वो आपका पीएल अकाउंट का हो, दोनों में कंपैरेटिव भी 2 बनाएंगे और हम जो है कॉमन साइज भी 2 बनाएंगे। इन प्रिपेयरिंग दीज आइटम द प्लेस द रो एंड ईयर इन द फर्म एग्जिबिटेड इन कॉलम। जो ईयर्स होते हैं उनको हम कॉलम में शो करते हैं। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला याद रखिएगा। इसमें एक फॉर्मूला याद है कि हमें जो कॉलम, तीसरा कॉलम जो बनाएंगे उसमें निकालना होता है परसेंटेज चेंजेस। तो परसेंटेज चेंजेस के लिए हमने आपको याद रखना है इंक्रीज या डिक्रीज जो भी हो, क्योंकि परसेंटेज में प्लस और माइनस का उतना इम्पैक्ट नहीं होता, आपको सिर्फ साइन सिंबल देना होगा। इंक्रीज और डिक्रीज डिवाइडेड बाय द प्रीवियस ईयर फिगर मल्टीप्लाइड बाय 100, मतलब हमेशा जिस ईयर से कंपेयर कर रहे हो उस ईयर से डिवाइड करेंगे, जितना चेंज हुआ उसको लेंगे मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। ये एक फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इस फार्मूला को आप याद रखिए। ये फार्मूला, इसमें जो याद रखना वो है प्रीवियस ईयर का फिगर, इंक्रीज एंड डिक्रीज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। एक एग्जांपल देख लो, जैसे प्रीवियस ईयर में बिल्डिंग 55 लाख का था एंड करेंट ईयर में बिल्डिंग 6 लाख का है, तो इंक्रीज कितने का हुआ, 1 लाख का, तो 1 लाख डिवाइड बाय हाउ मच, डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर डेटा 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, तो चेंज कितने का हुआ, 20% का। ये एक फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी आपको, जिसके कारण, और कुछ नहीं है इस फॉर्मेट में बनाने में। आगे देखते हैं। देखो, यही है आपका किताब का इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, जिससे आप समझ लोगे एनसीईआरटी का ही है। आप इस चीज़ में देखो, ये आपका क्वेश्चन का पार्ट है, ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका सॉल्यूशन का पार्ट है। आप समझो इस चीज़ को, ये बैलेंस शीट बनाया आपने, आपके पास ये इंफॉर्मेशन गिवन था, ये है आपके पास 2017, ये है 2016 का डेटा। यहाँ पे भी आपने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा समझदारी ये करना है। किताब का भी कोई क्वेश्चंस में 2016 और 17 को अगर अलग अलग देता है, आपके पास इस तरह के फॉर्मेट के क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन अगर वो डेटा दे रहा है तो आपको कंपेयर करना है प्रीवियस ईयर से करेंट ईयर, तो पहला कॉलम जो बनेगा वो बनेगा प्रीवियस ईयर का, नेक्स्ट कॉलम बनेगा करंट ईयर का या प्रीवियस ईयर का सकते, या जिस ईयर से कंपेयर करना उसका कॉलम पहले बनाएंगे, और उसके बाद आपको ये कॉलम बनेगा करंट ईयर का, और उसके बाद ये है एब्सोल्यूट चेंजेस, कितने का चेंज हुआ है, और फिर परसेंटेज के जो फार्मूला से हमने डिस्कस किया है परसेंटेज का फार्मूला, वो हम लगाकर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी जैसे कि मैं इस फॉर्मेट में, अगर आपको फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या देख रहे हो, जो फॉर्मेट यहाँ पे हमने वही फॉर्मेट यहाँ रख रखा है लगभग। शेयर होल्डर्स फंड कितना था हमारे पास, 20 और 15, तो हमने यहाँ पे 15, प्रीवियस ईयर का कितना था 15 लाख, हमने 15 लाख लिखा। नेक्स्ट करंट ईयर का कितना है 20 लाख लिखा। डिफरेंस कितने का 15 लाख और 20 लाख में, तो डिफरेंस है आपका 5 लाख का। 5 लाख का डिफरेंस है, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो हमने अभी डिस्कस किया, 5 लाख डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर का डेटा कितना था 15 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका ये 33.3% आ जाएगा। फिर उसी तरह से क्या करेंगे, अगर आप मान के चलो समझना है तो इसको कॉलम को ए बना सकते, इसको बी बना सकते। ये क्या सी कैसे आएगा, सी आ जाएगा आपको इसमें से बी माइनस ए कर सकते हो, और ये कैसे निकलेगा, ये अगर इसको फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो सी डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई 100, ये भी आप कर सकते हो फॉर्मूला में। अगर याद करने के लिए फॉर्मूला याद करना चाहते हो तो इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो अपने डेटा में लिखने के लिए। लेकिन अब क्या है, जैसे पिछले साल आपके पास शेयर रिजर्व एंड सरप्लस 14 था, इस साल 13 हो गया, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस आपका डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज हुआ है तो माइनस में, ब्रैकेट में माइनस में लिखा जाता है, और उसके बाद सेम फॉर्मूला हमने लगाया 1 डिवाइड बाई 14 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये आपका 7.14 आ गया। इस तरह से आप सब डेटा को कंपेयर करके लिखते चले जाएंगे, और इसका टोटल यहाँ आया, इसका टोटल यहाँ आया, और इसका टोटल यहाँ आया, और अल्टीमेटली जब आप देखोगे तो इसमें पिछले साल 47 लाख था मेरे पास प्रीवियस ईयर में, करंट ईयर में 55 लाख था, तो चेंजेस कितने का, चेंजेस हुआ
8 लाख रुपीज़ का, और देखो यहाँ पे 8 लाख रुपीज़ का चेंज आ गया। इन दोनों डेटा को हो सकता है कंपेयर करने से नहीं समझ में आया था, लेकिन हमने जब स्टेटमेंट बनाया था हमारे सामने दिख गया कि डेटा का 8 लाख रुपीज़ का चेंज है, कितना परसेंट चेंज हुआ है, तो हमारा लायबिलिटी और इक्विटी में 17% का चेंज हुआ है पिछले साल से। और किस में हुआ? इंक्रीज कर रहा है, मतलब एसेट्स जो हमारा, लायबिलिटी जो है हमारा इंक्रीज कर रहा है 17% इन कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर। सेम काम हम एसेट्स में भी करेंगे। देख लो, फिक्स एसेट्स आपके पास कितना था पहले? फिक्स एसेट्स पहले था 20 लाख रुपए का, इस साल 20 लाख का है, पिछले साल 15 लाख का था। तो हमने प्रीवियस ईयर में 15 लिखा, करंट में 20, डिफरेंस 5 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 533 100 बाई 3 ये आ गया 33.33। इस तरह से आपने फिर टेंजेबल, इनटेंजेबल जो डेटा आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि ये बैलेंस शीट है और तब आपको ही पता है बैलेंस शीट की एसेट्स एंड लायबिलिटी दोनों बराबर होती है। तो यहाँ भी ध्यान रखना होगा आपको, ये 47 है तो ये 47, ये 5 तो आपका यहाँ से डेटा आ जा रहा है। लेकिन जब ये फिगर आप खुद से ऐड कीजिएगा तो ये 8 और 8 बराबर होना चाहिए। अगर आपने कभी डिफरेंस निकालने में गलती कर रखी होगा तो ये दोनों टोटल नहीं मिलेगा, जिसको आपको समझना चाहिए कि आपके कैलकुलेशन में कोई एरर है। इवन यहाँ तक कि जब आप परसेंटेज निकालोगे तो इस परसेंटेज का टोटल भी एक होगा। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि कॉलम अमाउंट बाय अमाउंट सेम हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये टोटल ऑफ दिस विल बी इक्वल्स टू टोटल ऑफ दिस। इस तरह से हम क्या बनाते हैं, इस तरीके से हम कॉमन साइज कंपैरेटिव स्टेट, हमने क्या क्या कंपेयर किया, पिछले साल के डेटा को इस साल के डेटा से कंपेयर किया, कितना चेंज हुआ और कितना परसेंट चेंज हुआ। बस यही हम कहते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस के बैलेंस शीट में। अब इसी तरीके से हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस के बैलेंस शीट के बाद कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट देखते हैं। इनकम स्टेटमेंट भी क्या करता है? द इनकम स्टेटमेंट शोज द नेट परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। इट शोज द ऑपरेशन रिजल्ट ऑफ नंबर्स ऑफ अकाउंटिंग, पिछले साल में कितना प्रॉफिट था, कितना लॉस था, क्या सेल्स था, क्या परचेज था, उस चीज़ को देखने के लिए हम क्या बनाते हैं? कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसको भी हम अगले स्लाइड्स में एक एग्जाम्पल से समझेंगे। इसका पर्पस क्या होता है? टू नो द इंक्रीज एंड डिक्रीज इनटू द सेल। अगर कोई पूछे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाने का पर्पस, थियोरेटिकल में तुमसे पूछ सकता है, वो क्या है? इंक्रीज इन डिक्रीज इनटू द सेल्स को देख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग कॉस्ट और नेट प्रॉफिट। बोलोगे कितना कुछ को याद रखे? कुछ याद नहीं रखना है। जो आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में आते हैं उनमें चेंजेस को जानने के लिए हम क्या करते हैं? कंपैरेटिव स्टेटमेंट का। कभी तुमसे सवाल पूछेगा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के में इनमें से कौन सा पर्पस नहीं है, और वो आइटम्स तुम्हारा बैलेंस शीट का दे देगा, इंक्रीज चेंज इन एसेट्स, तो नहीं होगा वो पर्पस, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट के आइटम्स पे ही डिस्कस करते हैं। बैलेंस शीट के बारे में पूछेगा और आइटम्स दे देगा, तुम्हें दे देगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो नहीं लेंगे हम उस आइटम को, क्योंकि वो पीएल का आइटम है। तो बस ध्यान ये रखना है कि जिस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड आइटम्स के ही को ही हम कंपेयर करते हैं इस चीज़ के बारे में। ठीक, अगले स्लाइड में हम आज देखते हैं ये है आपके पास कि कौन सा है इन स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम कंपेयर करके देखना चाहेंगे। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या है? देखो आपके पास 2 ईयर का डेटा दे रखा है, ये 15-16 है और ये 16-17, 2 साल का डेटा आपके पास दे रखा है। ये एक तरीके का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। आपको करना क्या है? पहले ईयर का डेटा यहाँ लिख देना है, सेकेंड ईयर का डेटा यहाँ लिख देना है। यहाँ पे एक कैलकुलेशन करना होगा, यहाँ पे इनकम टैक्स को इसने परसेंटेज दे रखा है, इनकम टैक्स कैलकुलेट नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे? हमने कल ही देखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का तरीका, आप जानते हो। यहाँ पे 60 लाख रुपीज़ था, यहाँ पे ये 75 लिखा, डिफरेंस कितना हुआ? 15 लाख। परसेंटेज कैसे निकाला हम नहीं बताया है। एब्सोल्यूट चेंजेस दिस डिवाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय 100, मतलब ए है, बी है, सी इज इक्वल टू हमारे पास कितना है? बी माइनस ए है, ये हो जाएगा सी मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई ए करके हम इसको निकाल सकते हैं। और देख लो 15 है, 25 60 था, 75 है, तो कितना 25% का इंक्रीज हुआ है। इस तरीके से अदर इनकम भी आपके पास दे रखा है। यहाँ आपने क्या लिखा? जो यहाँ फिगर था लिख दिया, ये फिगर के यहाँ लिखा, चेंज हुआ आपके पास 30,000 पॉजिटिव है, कैलकुलेट कर लिया। इसको कैलकुलेट इसी फिगर से करेंगे, आप इसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से नहीं कैलकुलेट कीजिएगा। और फिर जब अगला देखते हम हैं, यहाँ पे अगला हमने क्या किया? ये फिगर में ध्यान रखिएगा, ये फिगर आपके पास दिया नहीं था, आपने क्या किया? इन दोनों को ऐड कर दिया है।
तो इन दोनों में ऐड किया, ये 61,50,000, ये 7620, इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 50। ये हमारे पास नेगेटिव में अगर है तो ये हमारे, हाँ घट चुका है, तो हमारे पास क्या है, ये नेगेटिव में है अगर, तो हमारे पास जब ये नेगेटिव में है तो हम इसको क्या करेंगे, ये घटा देंगे हम इनमें से, उसके बाद परसेंटेज निकालेंगे और इस तरीके से हम एक्सपेंस को लेंगे। फिर यहाँ पे हमने एक्सपेंस को ले रखा है, जो एक्सपेंस, ये इनकम था, इनकम से एक्सपेंस घटाना शुरू किया हमने, और इनकम को एक्सपेंस से घटाने के बाद फिर ये फिगर आया, फिर हमने परसेंटेज निकाला। बस करना कुछ नहीं है यहाँ पे, आपको प्रीवियस ईयर माइनस करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, एब्सोल्यूट चेंजेस और उसका परसेंटेज निकाल देना है। यहाँ पे एक चीज़ समझ लो, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स था आपके पास, ये 35% टैक्स निकाल लेंगे, इसका 35%, इसका भी 35% और इसका भी 35%, और फिर जो भी फिगर्स आएगा उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। और इस तरीके से जब आप देख रहे हो प्रोविज़न इस कंपैरेटिव स्टेटमेंट को, तो आप कंपेयर कर सकते हो कि हमारा 15-16 में 60 लाख रुपीज़ था और इसमें 75 लाख रुपीज़ था सेल। अल्टीमेटली 60 लाख और 75 लाख रुपीज़ में ट्रेंड नहीं समझ में आ रहा। हम बता सकते हैं हमने 25% का ग्रोथ किया है, हमारा 25% का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ग्रोथ है, अदर इनकम में हमारा 20% का ग्रोथ। इट मीन्स हमारा बिजनेस का जो पर्पस है हम उसमें ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन टोटल रेवेन्यू में हमारा ग्रोथ कितना हो गया, इन दोनों का एवरेज 23.90 का ग्रोथ है हमारे पास। मतलब दोनों मिला के हम कितना ग्रोथ कर ले रहे हैं, 29। और ये देखो, ये इन दोनों को ऐड नहीं करना है, आपको इस दोनों का डिफरेंस निकाल के परसेंटेज निकालना है। ये इसके में डेटा है, ये इसके कंपेयर में है, ना कि ये डेटा इसके कंपेयर में है। ये ध्यान बहुत लोगों के दिमाग में आएगा कि सर यहाँ तो ऐड किए थे, यहाँ ऐसे कर रहे हैं, वो नहीं करना, आपको इसके साथ इसका कंपेयर करना, इसके साथ इसका कम। अब 1,50,30 तो हो गया, अब आप देखोगे 15 में से 30 70, तो आपको बेटर है कि आप इन दोनों को घटाओ। अब आपके मन में लग रहा है ये 15,30,000 होना चाहिए था, लेकिन जब आप इसको यहाँ से डिफरेंस करोगे तो ये 14,70,000 आएगा। आपको किसने हॉरिजॉन्टल बेसिस पे कंपेयर करना है, ना कि आपको वर्टिकल बेसिस पे करना है। तो हर लाइन खुद से कंपेयर हो रहा है, इस तरह से ध्यान रखिएगा। ये मोशन होता है कंपेयर करने का, ना कि 15 लाख और 30,000 तो 14,70,000 आप कहोगे तो 15,30,000 होना चाहिए। नहीं, आपको ध्यान ये रखना है, ये कंपेयर हॉरिजॉन्टल बेसिस पे कर रहे हैं, तो ये आपस में इसके साथ का कंपेयर, ये इनके बीच का डिफरेंस और डिस्कशन है। तो उसके बाद अब देख के चलो कि हमने क्या कर रखा, टैक्स देने के बाद हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स 46% था, हमारा टैक्स जो है लग तो रहा है 30-35%, लेकिन टैक्स में जो चेंज हो गया वो 67% का चेंज हो चुका है, और अल्टीमेटली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा 35% का, जबकि हमारा सेल्स में इंक्रीज, रेवेन्यू में इंक्रीज 23% का है, लेकिन प्रॉफिट में इंक्रीज हमारा क्या है 35% का। जिसका मतलब क्या है कि हमारे ऊपर एक्सपेंस पे हमने कंट्रोल कर रखा है, एक्सपेंस को हमने कंपेरेटिवली प्रॉफिट के कंपेयर, हमने प्रॉफिट में इंक्रीज किया, सेल्स में इंक्रीज किया 25% और खर्च में हम सिर्फ 15% के बारे में इंक्रीज किया है, जिससे हमें प्रॉफिट का चेंजेस समझ में आ गया, प्रॉफिट में हम इंक्रीज करें। इस तरीके से इस स्टेटमेंट को देखकर बहुत कुछ हम डिसाइड कर सकते हैं। हमें अभी आपको CUT के बेसिस पे सिर्फ ये याद रखना कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो कैलकुलेट करने में करंट ईयर डेटा और प्रीवियस ईयर डेटा को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, जो फिगर आएगा एब्सोल्यूट चेंजेस उसको प्रीवियस ईयर के डेटा से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉमन साइज के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूं। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट को शॉर्टकट में ये समझ लो, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस जो है कंपेयर करता है डेटा को एक कंपनी के, या तो सेम कंपनी के डेटा हमने डिस्कशन किया, ये है इंट्रा कंपनी, एक कंपनी ने अपने ही 2 साल के डेटा को कंपेयर कराया। 2 कंपनी अलग अलग कंपनी के डेटा को भी हम इंटर कंपनी डेटा को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहलाता है। हम इसका डेटा को एनालिसिस इसी कॉलम में करेंगे, इसका एनालिसिस इसको कंपेयर इस कॉलम में ही करेंगे, तो हमें ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। जो कॉमन साइज हम पढ़ेंगे वो बेसिकली वर्टिकल एनालिसिस के सेंस में चला जाता है। तो आपको समझने के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला आज के लिए याद रखना है, एब्सोल्यूट चेंजेस। एब्सोल्यूट चेंजेस कैसे आता है, करंट ईयर डेटा को प्रीवियस ईयर डेटा से घटा दीजिए, चेंजेस आएगा, डिफरेंस आएगा वो एब्सोल्यूट चेंजेस। एब्सोल्यूट चेंजेस डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर डेटा मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपका परसेंटेज में यहाँ पे लिख देते हैं। बस यही परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज और एब्सोल्यूट इंक्रीज एंड डिक्रीज को निकालते हैं। इस तरीके से आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस बन जाता है। होप यू अंडरस्टैंड।